हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आ गया हूँ आपके साथ और एक चैप्टर शेयर करने के लिए जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, जो आपके चैप्टर 4 का है और ये आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये एक वेल डिस्क्राइब चैप्टर होगा जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग थ्योरीज के बारे में जिसे अलग अलग जियोग्राफर्स ने दिया था। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो आपका चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में और कौन कौन से एविडेंस है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, देन द फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, अर्थक्वेक एंड बहुत सारी चीजें। शुरुआत करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट हुआ कैसे। तो ये जो बात है ये बहुत पुरानी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 4.6 बिलियन साल पुरानी है। तो यानी कि ये पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी ये आज है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फर्स्ट टाइम अब्राहम ऑर्टिलस जो डच मैप मेकर थे उन्होंने 1596 में इसे कहा था, जिसमें बताया गया था उनके मैप्स के माध्यम से कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका पहले एक ही साथ जुड़े हुए थे। लेटर एंटोनियो पेलिग्रिनी जिन्होंने एक मैप बनाया, उन्होंने भी दिखाने की कोशिश की किस तरह कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। यहाँ पर जो भी उनके द्वारा बताया गया मैप साथ थे या दूर थे या कॉन्टिनेंट मिक्सअप थे या नहीं थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी इसको प्रूफ करने के पीछे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर जो थे अल्फ्रेड वेगनर, जो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट आपने सुना ही होगा, जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर को स्टडी करके उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देते हैं, उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग कि जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पृथ्वी में, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट पहले एक साथ थे जिन्हें हम पेंजिया कहते थे। दैट मीन द ओल्डेस्ट लैंड मास दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द पेंजिया। और जो भी ओशंस थे वो सब मिला के एक ही ओशन थे जिसका नाम था पैंथालासा। तो वन ओनली लैंड मास दैट इज द पेंजिया एंड सेकेंड वन एंड ओनली लैंड मास दैट इज द पैंथालासा। अराउंड 200 माया द पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट का मतलब अब वो अलग होना शुरू हो गया दो इंपॉर्टेंट लैंड मास से। एक जो हमारे अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में गया, दैट इज कॉल्ड द लॉरेशिया, एंड वन विच कम इन द साउदर्न पार्ट, दैट इज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड, जिसका पार्ट हमारा आज भारत और अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ये सारे पार्ट्स हैं। बाय फर्दर स्प्लिटिंग लॉरेशिया फॉर्म नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, और लॉरेशिया क्या हुआ, छोटे छोटे हिस्सों में और टूटने लगा। दैट मीन अगर हम लोग देखें, अगर एक वर्ल्ड मैप, अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिखाने की कोशिश करूं कि यहाँ पर एक एशिया आ गया, इधर में यूरोप बढ़ गया, इधर में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया और इधर में नॉर्थ अमेरिका आ गया, एंड साउदर्न पार्ट में दैट इज द साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ऐसे करके अलग अलग पार्ट में कॉन्टिनेंट स्प्लिट होने लगे। लेकिन देखा जाए तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बताती है कि ये सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही लैंड मास के पार्ट थे। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट है जिसे हम लोग कहते हैं जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट बहुत ही ईजी है। देखिए जिग्सॉ फिट क्या बताता है कि जो शोर लाइंस है, यानी किसी भी देश की जो समुद्री रेखा या तट रेखा है, यानी काइंड ऑफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बताई गई है, उनमें बहुत ही ज्यादा मैच है। अगर आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं कि जैसे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, अगर हम उसको कंबाइन करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये फिट हो जा रही है यहाँ पे। तो ये हमें प्रूफ देती है कि पहले एक समय हो सकता है, आज से करोड़ों साल पहले या लाखों साल पहले, ये कॉन्टिनेंट एक ही के पार्ट थे। और बुलार्ड जो एक मैप बनाने वाले थे, उन्होंने 1964 में जिग्सॉ फिट को दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में दिखाने की कोशिश भी की है। और लगभग 1000 फैटम लाइन जो शोर लाइन की थी, यानी जो तट रेखा थी, वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिट हो गई थी, जो हमें प्रूफ देती है कि कॉन्टिनेंटल मतलब रियलिटी में ड्रिफ्ट हुआ था। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड हमारा जो एविडेंस है जिसे हम लोग कहते हैं रॉक ऑफ दिस सेम एजेस अक्रॉस द ओशन। अब देखा जाए तो समुद्र में अलग अलग महाद्वीपों में, यानी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, उसमें ऐसे रॉक सेडिमेंट्स मिले हैं जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट से मैच करते हैं। एज एग्जांपल अगर मैं बताता हूं आपको, जैसे आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट था। अब हमारा जो साउथ इंडिया है, दैट मीन द डेक्कन
ट्रैप या फिर आप डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें अभी भी उपलब्ध है जो कि अफ्रीकन लैंडमास में ऑलरेडी मौजूद थी, जो ये प्रूव करता है कि यस इंडिया जो है वो अफ्रीकन लैंडमास का ही पहले पार्ट हुआ करता था। उसी तरह रॉक्स ऑफ द सेम एजेस अक्रॉस द ओशन ऐसे पाए गए हैं जो बताते हैं कि लगभग रॉक्स ऑफ 2000 फ्रॉम ब्राजील कोस्ट जो थे वो वेस्ट अफ्रीका कोस्ट से मैच करते हैं, यानी साउथ अफ्रीका और अफ्रीका में जुरासिक एज का बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं। थर्ड जो चीज इस चीज को प्रूव करे उसको कहते हैं टीलाइट। टीलाइट बहुत ही साधारण सी चीज है। टीलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है, आपको पता होगा जब फर्स्ट टाइम रॉक फॉर्म होता है तो उसे हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं क्योंकि वो लावा से बनता है। उसके टूटने के बाद बनता है सेडिमेंट्री रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के टूटने के बाद बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखा जाए सेडिमेंट्री रॉक जो कि ग्लेशियल डिपॉजिट्स में बनते हैं, तो sediments from India have similar counterparts different from the continents of the south. North India या बोल सकते हैं इंडिया में जो भी sedimentary rocks मिले हैं वो साउथ इंडियन पोर्शन से या बोल सकते हो साउदर्न हेमिस्फीयर वाले चीजों से मिलता जुलता है। जैसे the glaciers found in the Africa, Falklands, Madagascar, Antarctica and Australia are almost same, और उसमें अभी भी पैलियोलिथिक पीरियड के समय के कुछ पार्टिकल्स अभी भी मिले हैं। सेम लाइक द प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो गोल्ड था गाना कोस्ट, वहां पर कुछ ऐसे सोर्स मिले हैं जो दूसरी जगहों पे ऑलमोस्ट मिलते हैं। एंड ये मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको मोस्टली साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही यहाँ पर मेन रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसके बीच में ये ज्यादा सोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं कि वो सेम था। सो द गोल्ड बेयरिंग वेल्स ऑफ रॉक्स जो कि ब्राजील में मिले हैं, तो ये प्रूफ करते हैं कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही का पार्ट हुआ करते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। आपको पता होगा कि हमारे ग्रह में पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रजाति होती हैं या ऐसे बहुत सारे स्पीसीज ऑफ एनिमल्स होते हैं जो किसी एक ही लैंड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कैंगारू जो मोस्टली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मिलते हैं और आपको देखने के लिए दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेंगे आइदर और अनलेस उसको इंपोर्ट किया जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जैसे यहाँ पर न्यूरा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जो एक प्रकार का बोल सकते हैं मेसोसॉरस जो उस समय का एक प्रजाति था, इसे हम लोग मेडागास्कर, अफ्रीका और इंडिया ऐसे अलग अलग जगहों में इसको मिला है। सो द कंटिन्यूअस लैंडमास कॉल्ड द लेमुरिया, द फॉसिल ऑफ मेसोसॉरस वेयर फाउंड इन द साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, जो हमें प्रूफ करता है कि यस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्चुअली एग्जिस्ट करता था। समझ गए आप यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें बताया गया है कि किस तरह कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। देखिए यहां पर हमें दो चीज जानने की जरूरत है। पहला है फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिसमें दो फोर्सेस काम करती है। पहले फोर्स का नाम है पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरे फोर्स का नाम है टाइडल फोर्स। तो पोलर फ्लिंग फोर्स का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया आपको। अगर आप यहाँ नहीं समझते हो तो आप इंडिविजुअल इस वीडियो को देख सकते हैं। सो फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग में जो पोलर फ्लिंग फोर्स है क्या बताता है, मान लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है आपको पता है उसमें कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे विभिन्न फोर्सेस काम करते हैं जो कि नॉर्दर्न पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से जो ओशन में जो वाटर है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आते हुए ही इक्वेटर में आता है। और इस तरह से हवा जो होती है वो नॉर्दर्न साइड में और साउदर्न साइड में ऐसे डिफरेंशिएट कर जाती है और वापस से हेमिस्फीयर से इक्वेटर की तरफ आती है। इस चीज को पोलर फ्लिंग फोर्स बोलते हैं। तो कहा जाता है कि पहले कॉन्टिनेंट एक साथ हुआ करते थे, लेकिन पोलर फ्लिंग फोर्स के कारण सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगहों में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे और इस डिस्ट्रीब्यूशन से उनका प्लेसमेंट हो गया जस्ट बिकॉज फॉर द पोलर फ्लिंग फोर्स। एंड टाइडल फोर्स आपको पता होगा, समुद्र में उठने वाली लहरों को हम लोग टाइड कहते हैं। तो टाइडल फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड और दूसरे को बोलते हैं लीप टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब सन, अर्थ एंड द मून जब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तब उस समय होता है हमारा
स्प्रिंग टाइड, यानी इस तरफ सन की ग्रेविटी ज्यादा रहती है, जिस वजह से अर्थ का जो वाटर है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, जिससे कि हाई टाइड आती है। इसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड। और नीप टाइड जो होता है वो कब होगा, जब सन, अर्थ और मून तीनों अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे। इस समय सन एक तरफ अपनी ग्रेविटेशनल पुल से पानी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ मून करेगा। इसमें हमारे रात में लो टाइड आते हैं। इन दोनों कारणों से भी कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। इन दोनों फोर्सेस को पोलर फ्लिंग फोर्स एंड द टाइडल फोर्सेस कहा जाता है। समझ में आया आपको? देखिए, सो पॉसिबल ड्राइविंग फोर्सेस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक्स। अब आपको पता होगा हमारी पृथ्वी के अंदर में टेक्टोनिक प्लेट्स है, जिसके कारण अर्थ में अर्थक्वेक्स आते हैं। सो जो हमारे लिथोस्फीयर और मेंटल के बाउंड्री के बीच में, तो जब इनमें प्रेशर के कारण या हीट इंटेंसिटी बढ़ने के कारण जब इसमें फोर्सेस आते हैं तो उससे क्या होता है, प्लेट्स हिलने लगते हैं, जिससे अर्थक्वेक आता है, जैसे आपको पता है। जिस वजह से बोला जाता है कि पोलर फ्लिंग फोर्स से और इस टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के कारण ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ गए। ठीक है, टाइडल फोर्स मैंने आपको जैसे बताया यहां पर दिया गया है इस इमेज के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू मून है और टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स है, जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में चीजों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट से वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते रहे, जो एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल दे रहा है। सो वेगनर सजेस्टेड दैट दोस टू फोर्सेस, वी कैन से these two forces are responsible for the movements of the plate, and just because for the movement of this plate हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्लियर है आपको यहां तक? चलिए, अब थ्योरीज तो बहुत सारे हो गए, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसे थे जो कि पहले दिए गए और कुछ सीरीज ऐसे थे जो बाद में दिए गए। सो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद में अपने अपने आइडियोलॉजीज या ओपिनियंस को सामने रखा, उसे हम लोग पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज या स्टडीज कह सकते हैं। सो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में सबसे पहले आता है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। अभी कन्वेंशनल करंट क्या है, देखिए, इसे बताया गया था आर्थर होल्म्स के द्वारा 1930 में, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर currents are formed due to disintegration of the radioactive material inside the earth, और जिससे क्या हुआ, जो एंटायर मेंटल पोर्शन था वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे अर्थ पे अलग अलग प्रकार के करेंट्स है, यानी पानी की धाराएं। एक होती है वार्म ओशन करंट और एक होती है कोल्ड ओशन करंट। अब यूजुअली कोल्ड ओशन करंट पोल से नीचे की तरफ आती है और इक्वेटर की तरफ आते आते वो वार्म ओशन करंट में बदल जाती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नीचे की तरफ चली जाती है। जिस चीज की वजह से क्या हुआ, इस करंट थ्योरी की वजह से डिफरेंट प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूशंस या अलग अलग हैबिटेट जोन बन गए। इसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी। मैपिंग ओशन फ्लोर क्या बता रहा है हमें कि हमारा ओशन फ्लोर जो है, समुद्र का जो तल है, आपको पता होगा कि हमारे समुद्र के तल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स है, वहां पर भी माउंटेन्स हैं, उसके बाद में प्लेटूज है, वैलीज है, ऐसे डिफरेंट चीजें हमारे समुद्र के अंदर में मौजूद है। सो मैपिंग ओशन फ्लोर हमें बताने की कोशिश करता है कि अलग अलग प्लेट बाउंड्रीज कहां तक मौजूद है। जैसे existence of ridges and deep trenches nearby continental margins, mid-oceanic ridge is the most active for the volcanic eruption. So mid-oceanic ridge क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है volcanic eruption के लिए। oceanic ridge का मतलब होता है एक जो टेरिटरी है वो एक जगह में जाके खत्म होती है और फिर उसके बीच में गैप रहता है समुद्र में और फिर वो दूसरा जगह से दूसरा लैंडमास शुरू होता है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं रिज। तो इन्हीं रिज की बीच से वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं और ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटते हैं। चलिए, क्या आपको पता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी जोन है, जिसके कारण जापान में हर साल सुनामी आती है या बोल सकते हैं सुनामी जैसे कंडीशंस ऑकर होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है मैपिंग ओशन फ्लोर में कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिजेस एंड डीप ट्रेंचेस नियर बाय कॉन्टिनेंटल मार्जिन मौजूद है। मिड ओशनिक रिज जो है सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन जोन है। देन द ओशन फ्लोर इज मच यंगर देन द कंटिनेंट, यानी समुद्र का तल जो है वो कंटिनेंट से ज्यादा यंग है। एंड रॉक्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस जो है वो अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशंस के अलग अलग एजेस के डिफरेंट प्लेसेस में पाए गए हैं। ये सारे क्या है, हमारे पोस्ट
ड्रिफ्ट थ्योरीज है, यानी कि क्या हमारा ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ओशन फ्लोर के यानी समुद्र के तल के विभिन्न भागों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए सो मिड ओशनिक रीज का मतलब होता है समुद्र का एकदम बीच वाला इलाका। तो समुद्र के बीच में ऐसे गैप्स होते हैं, एक्चुअली जब टेक्टोनिक प्लेट्स दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उनके बीच में एक गैप बन जाता है, जिस गैप को हम लोग रिज बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं वी शेप वैली होते हैं, कुछ यू शेप वैली होते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सो ये जो वी शेप फॉर्म हो रहा है इसे हम लोग ओशनिक ट्रेंच यानी एक काइंड ऑफ गड्ढा बोल सकते हैं, जो एक लिमिट तक जाकर फिर खत्म हो जाएगा। उसी तरह कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी समुद्र के अंदर कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो ऊंचे यानी समुद्र के पानी के अंदर में जो नीचे इलाके होते हैं उनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, और जहां से वो लैंड मास स्लोप हो जाता है उसे हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। और जब समुद्र के अंदर में स्लोप में दरार पड़ जाती है तो उन्हें सबमरीन कैनियन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया समुद्र के अंदर में पहाड़ होते हैं जिसे हम लोग सी माउंट कहते हैं, और कुछ पहाड़ी होते हैं छोटे मोटे जिसको एप्सियल हिल कहा जाता है, और कुछ ग्योट होते हैं। ग्योट का मतलब होता है काइंड ऑफ एक आपने देखा होगा स्टैक्स को जो समुद्र के बीच में फॉर्म्ड होते हैं, ये बिल्कुल उसी हिसाब से ग्योट होते हैं जो कि समुद्र के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। यहां तक समझ में आया ना आपको कि किस तरह से अलग अलग जियोग्राफर्स ने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। अभी आपको पता होगा कि वोल्केनोस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ एक्टिव वोल्केनोस होते हैं, कुछ डोरमेंट होते हैं, कुछ एक्सट्रीम वोल्केनोस होते हैं। अब ये वोल्केनोस फॉर्म कैसे होते हैं? जब समुद्र के तल के अंदर में या फिर आप लैंड मास बोल सकते हो, जब एक बार वहां से मैग्मा बाहर निकलता है तो ठंडा होके लावा बन जाता है। ठीक है, देन बार बार लावा उसी चेंबर को यूज करेगा, सॉरी मैग्मा उसी चेंबर को यूज करेगा सेडिमेंटेशन के लिए, फिर बाद में ये जमा होते रहेगा एंड विद ड्यू टाइम क्या होगा, ये एक ऐसे माउंटेन में फॉर्म हो जाएगा जिसे हम लोग वोल्केनो कहते हैं। सो जिस जगह से लावा बार बार बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं वेंट, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द क्रेटर। ठीक है, समझ में आया आपको? सो ऐसे अलग अलग वोल्केनोस बनाए जाते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक में क्या बताया गया है कि ऑल वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक आर पैरेलल टू द कोस्ट, यानी हर वोल्केनो और अर्थक्वेक कहां होते हैं? कोस्ट के यानी समुद्र के किनारे मोस्टली होते हैं। सो ये लाइन हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि समुद्र के अंदर में पहले से ही ऐसे बहुत सारे प्लेट्स एग्जिस्ट करते हैं, मेजर एंड द माइनर प्लेट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कि आपके जापान के इस जोन में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है अराउंड द पैसिफिक ओशन इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इस जगह में सबसे ज्यादा वोल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस देखिए ये हमारे नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका जोन में है। तो अब बात यह आता है कि हमारा हिमालय जो है उसमें इतने ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस तो होते नहीं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स वाले प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होते हैं? अब जैसे आपको पता है कि हमारा जो हिमालय है ये पहले यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, ये बाद में फॉर्म हुआ है, अभी इसका पार्ट आएगा लास्ट में, आप वीडियो के अंदर बने रहिए तब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। सो यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसे क्या बताया जा रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, तो हिस 1961 में हिस ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब समुद्र का तल और भी दूर तक फैलता ही जा रहा है। अभी मैंने आपको जो यहाँ पर वोल्केनिक एक कॉन्सेप्ट बताया, ये सेम कॉन्सेप्ट है ना समुद्र के अंदर भी होता है। जब ये वोल्केनिक इरप्शन ऐसे होते रहते हैं ना, सो समय के साथ साथ यही बाद में समुद्र की सतह पे आ जाते हैं और जिसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। समझ में, ये आइलैंड और कुछ नहीं बल्कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो मैग्मास ठंडे होकर लावा बन गए और वो लावा फॉर्म होकर एक सॉइल या रॉक सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया एनी काइंड ऑफ इग्नियस रॉक में, उसे ही हम लोग ये आइलैंड कहते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हेस ने 1961 में दिया था एंड ही बिलीव दैट न्यू लावा क्या करता है, पुश करता है प्लेट्स को कि बाहर आने के लिए। एंड द पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ये प्रूव करती है कि जो ओशनिक रिज था वो इंटेंस वोल्केनिक इरप्शंस के कारण फॉर्म हुआ है एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा जब बाहर आया जिसके कारण क्या हो गया, ऐसे बीच में गैप्स बनते गए और उन गैप्स के कारण ही कॉन्टिनेंट्स के बीच में दरार आती गई और धीमे धीमे वो दरार बढ़ती गई और दरार बढ़ने के कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आया आपको समझ में?
कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या बोल रहा है कि समुद्र के तल के अंदर से जब लावा निकलने लगा तो वो गैप बढ़ते गए, और उस रिच के बढ़ने के कारण, वो गैप बढ़ने के कारण जो कंटिनेंट्स के बाउंड्रीज थे वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, जिसके वजह से कंटिनेंट अंदर से टूट गए अप टू द टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसकी वजह से कंटिनेंट्स टूट गए। एंड पोलर फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स एंड अलग अलग थ्योरीज जो दी गई है उनकी वजह से उनमें डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, और जिस वजह से समुद्र के अंदर गहरी गहरी खाइयां बन गई, जैसे कि मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में, वो भी एक प्रूफ है कि आप कह सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ही ऐसा हुआ होगा। ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी में मेंटल के लेयर पे, जैसे हमारा सबसे अंदर वाला जगह है वो है हमारा कोर, उसके ऊपर आता है हमारा मेंटल, और उसके ऊपर आता है हमारा क्रस्ट, है ना। तो इस जगह में हमारा प्लेट टेक्टोनिक यानी टेक्टोनिक प्लेट्स वैरी करते हैं, जो कि अर्थ मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जिसके ऊपर हमारा क्रस्ट फ्लोर है। ओके, सो द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जिसे मैकेंजी ने दिया था, पार्कर एंड मॉर्गन इन 1967 में इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1967 में दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, 1967 में दिया था। तो टेक्टोनिक प्लेट को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही प्लेट है जिसके ऊपर हमारा ये पूरा बोल सकते हैं अपर क्रस्ट जो है या टॉप मोस्ट लेयर है, ये हम लोग रह रहे हैं। सो ये काइंड ऑफ एक सॉलिड रॉक स्लिप की तरह होता है। तो अब क्या होता है, जब अंदर में हीट एंड प्रेशर जब एक जगह से निकलने की कोशिश करता है, सेम लाइक द प्रेशर कुकर, तो उसे निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती है, तब वो क्या करता है, कहीं से अगर उसे गैप मिलता है तो वो वहां से वो ब्लास्ट होकर निकलने की कोशिश करता है, जिस वजह से अर्थ में वॉल्केनिक इरप्शंस होने के कारण भूकंप आते हैं। सो प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं एस्थेनोस्फेयर में। अब ये एस्थेनोस्फेयर क्या है, आपने पहले कभी सुना नहीं होगा एस्थेनोस्फेयर के बारे में। सो हमारा जो क्रस्ट है और जो मेंटल का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जो कि लगभग 200 किलोमीटर क्रस्ट के डाउन साइड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस जगह को एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, और इसके बाद हमारा बोल सकते हैं कि मेंटल का लेयर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? सो पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट ओशनिक प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो कि आप इस फिगर में आराम से देख सकते हैं। ये रहा हमारा यूरेशियन प्लेट, ठीक है, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ओके, देन पैसिफिक प्लेट, ऐसे अलग अलग मेन प्लेट्स से, मेजर 7 प्लेट्स है, हर एक कंट्री के नाम से आप उन मेजर 7 प्लेट्स को ऐड कर सकते हैं, और माइनर छोटे छोटे अलग अलग प्लेट्स होते हैं, ठीक है। देखिए इस ग्राफ में आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए इस ग्राफ में मैं आपको मेजर प्लेट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेजर प्लेट्स में क्या है, 320 मिलियन ईयर्स पहले लॉरेशिया एंड गोंडवाना दो मेन लैंड मास थे, ठीक है। इन दोनों लैंड मास के बाद में 250 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, पेंजिया लैंड मास बना। देन 135 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशियन, गोंडवाना लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्लियर है आपका? देन आफ्टर 100 मिलियन ईयर्स क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडिया अलग हो गए। देन 45 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देन प्रेजेंट डे आज हमारे कॉन्टिनेंट्स इस जगह में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन आज जो हम लोग देख रहे हैं ये ऐसा बिल्कुल भी पहले नहीं था, ठीक है। सो मेजर प्लेट्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मेजर प्लेट्स, ठीक है, और कुछ माइनर प्लेट्स के बारे में भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सो मेजर प्लेट्स कौन कौन से हैं, एंटार्क्टिका है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक है, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सब मेजर 7 प्लेट्स थे। और माइनर प्लेट्स में हमारे आते हैं वह कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट and Fuji plate. So these plates are moving constantly throughout geological time, not the continent believed by Wegener. Pangaea was the convergent of all the plates. तो अब प्लेट बाउंड्री के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी। ओके, सो प्लेट बाउंड्री 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो इस जगह से प्रेशर की वजह से वॉल्केनो का जो भी मैग्मा है बाहर आता है, तो प्लेट्स दो तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक लेफ्ट एंड दूसरा राइट, और बीच में ऐसा गैप आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिज, ठीक है। इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, क्योंकि दो अलग अलग पोजीशन में डाइवर्ज हो गई।
दूसरा जो है वो हमारा कन्वर्जन बाउंड्री। कन्वर्जन क्या होता है, जब दोनों एक साथ लग जाते हैं और एक बाउंड्री जो है वो डाउन साइड एंटर हो जाता है और एक ऊपर साइड में एंटर हो जाता है, या इसका उल्टा भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जन बाउंड्री, या बोल सकते हैं इससे दो प्लेट लग के ऐसे ऊपर उड़ भी सकते हैं, जैसे कि माउंटेन फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हिमालय फॉर्म हुआ इससे। और लास्ट जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब एक बैक साइड और एक अप साइड जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके नो मेजर इफेक्ट होते हैं। क्लियर है, ये आपके तीन प्रकार के बाउंड्रीज होते हैं, जो आगे आपको समझ में अलग अलग बाउंड्रीज के बारे में। अब बोला ये प्लेट क्योंकि मूव कर रहे हैं ना, आपको पता ही है, अगर उस समय ये मूव करे तो हालांकि ये बात है कि आज ही मूव करेंगे, लेकिन इसका रेट ऑफ जो मूवमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये बताया जा सकता है कि प्लेट मूव करे। सो आर्टिक रिज जो है वो स्लोएस्ट रेट में मूव कर रहा है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, और जो आपका ईस्ट पैसिफिक राइज है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर करके मूव कर रहा है, यानी हर साल 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ये कंटिनेंट्स मूव कर रहे हैं। यानी एक समय हो सकता है कि फिर से ऐसा है जब सारे कंटिनेंट बहुत ही ज्यादा करीब आ जाए। सो फोर्सेस ऑफ द प्लेट मूवमेंट क्या है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है बहुत ज्यादा डायनेमिक है। फिर हमारे इंटरनल जो भी है अर्थ के अंदर जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जैसे हम लोग देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे इंडियन लैंड मास के बारे में। ओके, दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड द फाइनल टॉपिक। आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को। सो मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट हमें क्या बता रहा है कि इंडियन प्लेट जो है ना, ये पहले किसका पार्ट था, जैसे मैंने बताया अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट था। ओके, देन ये अफ्रीकन कंटिनेंट से टूट के कहां पर चला गया, ये हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट से टूट के आ गया इस जगह पे, ऑस्ट्रेलिया था, उसके करीब आ गया। ओके, लगभग कब 71 मिलियन ईयर्स पहले। ओके, देन इसका मूवमेंट नॉर्दर्न पार्ट्स की तरफ होने लगी। तब उस जगह में कोई हिमालय नाम की चीज नहीं थी। सो कंटिनेंट का लैंडमास क्या हुआ, कन्वर्जेंस बाउंड्री हुआ, और दो प्लेट जब एक साथ लगते हैं तो क्या होता है, एक अपलिफ्टमेंट तैयार होता है ऐसे, जिस वजह से हमारा हिमालयस फॉर्म्ड हो गया। एंड दिस आल्सो फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर मान लीजिए आज हमारे हिमालयस नहीं फॉर्म हुआ होता तो कभी नॉर्दर्न प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये कोई भी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, सो ये जो माउंटेन्स थे ये म्यांमार तक एग्जिस्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, लाइक फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर एंड द पंजाब रीजन। ओके, सो वेस्टर्न मार्जिन जो है वो कीरतार माउंटेन्स, मकरन कोस्ट एंड द रेड सी रिफ्ट वहां तक जाते हैं। सो द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड एंटार्क्टिका इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो पहले इस जगह में जो सी था जिसका नाम था तेथिस सी। ठीक है, मैं आपको इस ग्राफ की मदद से बताने की कोशिश करता हूं कि हमारा यूरेशियन प्लेट था। ठीक है, और ये हमारा इंडिया जो टुडे है, इस जगह पे पहले इंडिया नहीं हुआ करता था, इस जगह पे तेथिस सी था। तो अब क्या हुआ, जब इंडिया आगे जब इससे मर्ज हुआ तो इससे क्या हुआ, यहां पर ऐसे करके हिमालयस फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, मैं आपको रुक के ब्लैक से दिखाता हूं। तो यहां पर ऐसे करके हिमालयस फॉर्म्ड हो गए। हिमालय के फॉर्मर्स क्या हुआ, जितना भी पानी था वो सब ड्रेन होके अरेबियन सी वाले पार्ट में चला गया। ठीक है, जिस वजह से यहां पर क्या लेफ्ट रह गया, सिर्फ सैंड, जिसके कारण हम बोल सकते कि आज जो हमारा था उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये कोई भी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, सो ये जो माउंटेन्स थे ये म्यांमार तक एग्जिस्ट करते हैं। भारत जो था वो तैयार हुआ लगभग आज से 71 मिलियन ईयर्स पहले जो टूटा था, और लगभग 10 मिलियन ईयर्स पहले जो फॉर्म हुआ। और इस वजह से आप बोल सकते हो कि आज भी हिमालयस की हाइट इंक्रीज हो रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हिमालयस कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण फॉर्म हुआ था, और आज भी अंदर प्रेशर के कारण ये माउंटेन्स का हाइट और भी ज्यादा इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज होता जा रहा है। और इसीलिए मैंने वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज द माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी ज्यादा कंटेंट्स देते रहूं, एंड प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं और भी वीडियोस लाते रहूं आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए। एंड विद इन शॉर्ट टाइम हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल के साथ जुड़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कंसेप्शनल लर्निंग।